हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल सेशन। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है बायोलॉजी का। बच्चों, अपने लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया कोटेशन के साथ, ताकि हम मोटिवेटेड रहे बच्चों थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द लेक्चर। बच्चों, हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एक चैप्टर बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। आप मानकर चलिए जो आपकी नीट की प्रिपरेशन थी उसके लिए आपने बायोलॉजी का एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। अभी बच्चों टारगेट से बहुत दूर है, अभी 89 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अभी केवल हमने एक क्वेश्चन की तैयारी की है, क्योंकि केवल एक चैप्टर हमने पढ़ा है। बच्चों, अब हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले यूनिट का। बच्चों, एक बेहतरीन सा कोटेशन आपके सामने। बच्चों, बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, डिटरमाइन रहना है, तो नीट के अंदर जो सक्सेस होगी वो आपकी होगी। लगे रहिएगा पॉजिटिविटी के साथ। अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट आपने नहीं लाना है, पॉजिटिव थॉट लाना है कि मैं ही करूंगा और मैं कर लूंगा। ये आपने बच्चों थॉट अपने दिमाग में रखना है। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे उसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बच्चों, इधर हमने क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम में डिवाइड करके पढ़ना है। इस चैप्टर का जो मेन एम है, जो हमारा टारगेट है, इसमें जो हमने पढ़ना है, जो लिविंग वर्ल्ड में हमने सबसे बड़ा यूनिट देखा था किंगडम, यहाँ पर हमने 2-3 किंगडम्स को पढ़ना है। बच्चों, जो हमने पढ़ना है यहाँ वो किंगडम वाइज पढ़ना है। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, बच्चों आप वही काम करेंगे। सबसे पहले आप सुनेंगे, उसके बाद उसको याद रखेंगे, फिर सुनकर याद रखकर फिर अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे। बच्चों, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन दिया, जो थोड़ा साइंटिफिक बेसिस था, वो एरिस्टोटल ने दिया। बच्चों, एरिस्टोटल एक ऐसा नाम जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में सुन लोगे नाम, क्योंकि एरिस्टोटल जो थे ना वो फिलोसफर थे, फिलोसफर, पुराने टाइम के फिलोसफर। तो वो अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कुछ बातें बताते थे। बच्चों, एरिस्टोटल ने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। बच्चों, क्या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, इधर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। एरिस्टोटल ने कहा कि इस अर्थ पर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट को उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप में। जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जो ग्रास वगैरह होते हैं, उनको उन्होंने हर्ब्स बोल दिया। हर्ब्स जो उनसे थोड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो झाड़ियों वाले प्लांट होते हैं, जिनकी हाइट ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, उनको उन्होंने शर्ब्स बोल दिया। और जो बड़े प्लांट होते हैं उनको ट्रीज बोल दिया। मतलब एरिस्टोटल ने कहा कि प्लांट 3 तरह के होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। इसी तरह उन्होंने कहा एनिमल 2 तरह के, एक वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड होता है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता। बच्चों, पहला पॉइंट इधर लिखा हुआ है, एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। मतलब एरिस्टोटल ने थोड़ा साइंटिफिक बेसिस पर बात की। और क्या बात की, उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट को, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। और एनिमल को क्लासीफाई किया 2 ग्रुप में, विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। फिर एनिमल में रेड ब्लड में इन्होंने नाम बता दिए, मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड, फिशेज। जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता, उसमें कुछ होते हैं हार्ड बॉडी वाले, कुछ होते हैं सॉफ्ट बॉडी वाले। बच्चों, हमने ना क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई करने का एक बहुत बढ़िया तरीका पहले जानना है। पहले कुछ जनरल से पॉइंट हमें याद कर लेने। आप सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया। बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि साइंटिफिक बेसिस पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इतनी बात बच्चों आप याद रखेंगे। फिर बच्चों थोड़ा बेहतर क्लासिफिकेशन जिसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के रूप में दिया, वो कैरोलस लीनियस ने दिया। बच्चों, कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांट दिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। पहले आप एरिस्टोटल वाले पॉइंट लिख लेंगे। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि प्लांट होते हैं 3 तरह के, एक घास वाले, एक झाड़ी वाले, एक पेड़ वाले। एनिमल होते हैं 2 तरह के, रेड ब्लड वाले और बिना रेड ब्लड वाले। बच्चों, कैरोलस लीनियस ने 1758 के अंदर ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड
डिवाइड कर दिया, पहला ग्रुप प्लांटी और दूसरा ग्रुप एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया। बच्चों इसके बाद और क्लासिफिकेशन के अंदर चेंजेस आते गए, जैसे जैसे हम साइंस को समझते गए, साइंस डेवलप होता गया, हमने ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में जब शुरू कर दिया तो ये क्लासिफिकेशन बदलता गया। 2 किंगडम से 3 आए, 3 से 4 आए, 4 से 5 आए, अब 5 से 6 भी आ गए। तो बच्चों पहले ना हम कुछ पॉइंट बढ़िया से समझ लेते हैं। जब ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, कैरोलस लीनियस ने जब ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर गलतियाँ कर दी क्लासीफाई करने में। उस टाइम के हिसाब से तो वो बिल्कुल सही था, बट जब बाद में और बायोलॉजी को समझा गया तो फिर उस क्लासिफिकेशन में कमी दिखने लगी। जब आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तो उसकी कमी आपके सामने आ जाती है। यही था, जब हम बायोलॉजी को बेहतर तरीके से समझने लगे तो जो हमारी कमियाँ थी क्लासिफिकेशन में वो सामने आने लगी। बच्चों 3 कमी तुम्हें याद रखनी है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 दिक्कत थी। पहला, इसने ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही जगह रख दिए। दूसरा, इसने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक ही जगह मिलाकर रख दिया। और तीसरा, इसने ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एक ही जगह रख दिया। मतलब ऑर्गेनिज्म को बहुत बेहतर तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया। उस टाइम के हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन था, बट आगे चलकर इसमें फिर कुछ कमियां निकली। तो अगर आपसे पता किया जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, बेटा एनसीईआरटी में लीनियस ने दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कत थी, बेटा ये पॉइंट आप लिखेंगे। पहला एरिस्टोटल का पॉइंट लिखना है, दूसरा लीनियस वाले पॉइंट लिखने हैं। बेटा पहला हमने ड्रॉबैक लिखना है कि वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन दोनों को बहुत बढ़िया से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को प्लांट में रख दिया सेल वॉल के बेसिस पर। अभी इसका मतलब आपको समझाएंगे। दूसरा बच्चों, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को एक ही ग्रुप में रख दिया, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एक ही ग्रुप में रख दिए। अब बच्चों हमने यहां पर क्राइटेरिया समझना है क्लासिफिकेशन का। बच्चों जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सबसे पहले एरिस्टोटल याद रखना है, फिर लीनियस याद रखना है। बेटा हम वही पढ़ेंगे जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक में हम पढ़ने को कितना पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो ये नॉलेज इकट्ठा होता रहेगा। इसको याद रखना और सही टाइम पर सही क्वेश्चन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ कितना लिया, आप कितना ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपने पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन करने नहीं जाने तो फिर उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वो कंटेंट पढ़ो जो आपके सिलेबस के अंदर है, उस कंटेंट को पढ़कर क्वेश्चंस करने का तरीका जानो। हमने बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर जान लिया कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने प्लांट के 3 ग्रुप बनाए, एनिमल के 2 ग्रुप बना दिए, ये खत्म हो गया। दूसरा, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें 3 कमियां थी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही जगह, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक ही जगह, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एक ही जगह, अलग अलग नहीं रखा। उसके बाद बच्चों जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है उसको बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये बच्चों तीसरा टॉपिक है, आप समझो। पहला टॉपिक था एरिस्टोटल से रिलेटेड, दूसरा लीनियस से रिलेटेड। ये हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फाइनल क्लासिफिकेशन है बच्चों जो पढ़ा जाता है, अपडेटेड जो हम पढ़ते हैं। बच्चों ये दिया था आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। ये सवाल है बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, आंसर देंगे आर.एच. विटेकर। और कब दिया, 1969 में दिया। बच्चों आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम नहीं दिए थे, इन्होंने केवल एक किंगडम दिया था। इनसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो 4 किंगडम वाला था। मतलब क्लासिफिकेशन धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले 2 किंगडम बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, फिर 5 बने, अब 6 भी हम पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। बच्चों आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का कुछ क्राइटेरिया बनाया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया बनाया कुछ। बच्चों पहले हमें वो क्राइटेरिया याद करना है। क्राइटेरिया ये आप कब लिखेंगे अपनी कॉपी में, पहले आप आर.एच. विटेकर वाले पॉइंट लिख लेंगे। पहले ये वाले पॉइंट कॉपी में नोट कर लेंगे, ये वाले पॉइंट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर 1969। और ये वाले पॉइंट जो है आप बाद में लिखेंगे, बस एक पॉइंट लिख लेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. विटेकर ने। और कब दिया, 1969 में। बच्चों आर.एच. विटेकर ने क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या बनाया कि जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे सबसे पहले आप देखोगे उसके सेल का स्ट्रक्चर।
क्यों देखोगे? क्योंकि ऑर्गेनिज्म बना होता है सेल से। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर सेल होता है, तो आप उसका सेल का स्ट्रक्चर देखोगे और सेल के स्ट्रक्चर में दो बातें देखोगे। कौन सी दो बातें देखोगे? कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक उनको कहते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बच्चों कुछ और भी पहचान होती है, इधर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इधर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मतलब आर.एच. व्हिटेकर ने कहा जब आप ऑर्गेनिज्म का किंगडम बनाओगे, कोई भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, आप उसका किंगडम बना रहे हो, तो सबसे पहले देखोगे सेल का स्ट्रक्चर। उसमें दो बातें, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। दूसरा आप देखोगे उस ऑर्गेनिज्म का थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप उसमें ये देखोगे कि कितने सेल्स होंगे, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म या तो होगा यूनिसेलुलर या होगा मल्टीसेलुलर। अगर एक सेल से बना होगा तो आप कहेंगे यूनिसेलुलर होगा, एक सेल से बना होगा तो यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा से बना होगा मल्टीसेलुलर। पहला क्राइटेरिया बच्चों याद करते चलना है। हमने आपको समझा दिया गया था कि बढ़िया से समझो और याद करो। पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर में दो में से एक देखना है, या तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। थर्ड आपने ऑर्गेनिज्म का देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आपने ये देखना है कि वो अपना खाना खुद बनाएगा, मतलब वो ऑटोट्रॉफ होगा कि हेटेरोट्रॉफ होगा, ये आपने देखना है। फिर उसके बेसिस पर आपने क्लासीफाई करना है। और फोर्थ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बच्चों आया था एग्जाम में नीट के, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। फोर्थ क्राइटेरिया आपने उसका रिप्रोडक्शन देखना है। रिप्रोडक्शन में बच्चों दो बातें, या तो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल तरीके से या होगा असेक्सुअल तरीके से या होगा दोनों तरीके से, वो देखेंगे जब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। बच्चों एक बहुत बढ़िया वाला सवाल आया था कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया व्हिटेकर ने यूज नहीं किया था। ऑप्शन थे सेल स्ट्रक्चर, सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज बाय व्हिटेकर? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सब तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन में बच्चों केवल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, मोड नहीं लिखा हुआ है। अब इस मोड का क्या मतलब होता है बच्चों? हम मोड तब लगाते हैं जब वो प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहता हो, मतलब ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म में हर वक्त होता हो, मतलब वो प्रोसेस रिलेटेड होगा उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, तब हम मोड लगा देते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन जो है ना वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर वक्त होती है, बट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हर वक्त नहीं करता है, रिप्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर फेज होता है। इसलिए यहां रिप्रोडक्शन याद रखना है बच्चों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन याद नहीं रखना। और आखिरी क्राइटेरिया व्हिटेकर ने कहा कि जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे ना तो जरूर देख लेना कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोला जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब बच्चों सवाल आता है अलग से, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? जवाब देंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये देखना कि वो ऑर्गेनिज्म किससे पहले आया, किससे बाद में आया, उसके कैरेक्टर किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, किससे कम रिलेट करते हैं, ये इसमें देखा जाता है। तो बच्चों इधर यही क्राइटेरिया लिखे हुए थे, बट अपनी कॉपी में जो आप लिखेंगे वो ये वाले क्राइटेरिया लिखेंगे, जो उधर लिखे हुए वो यही है, बट इस तरीके से नहीं है। देखो आप जो 5 किंगडम थे अभी हम उनको बताएंगे, दूसरा पॉइंट भी नहीं लिखेंगे। अपनी कॉपी में जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और बच्चों हमने इनको इस तरह से लिखा कि सेल स्ट्रक्चर में या तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल असेक्सुअल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों बहुत बढ़िया से याद करना है, मैंने बताया
बताया था पहले ही दिन, मोटिवेशन बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझना है, तब जाकर एक एक क्वेश्चन कर पाओगे, और जब एक एक क्वेश्चन कर पाओगे तभी जाके 90 क्वेश्चन सही कर पाओगे, 360 आउट ऑफ 360 तब लाओगे। एक भी टॉपिक अगर मैं रिपीट करके बता रहा हूं ना, तो उसको समझना है कि इसलिए बताया जा रहा है कि वो याद हो जाए। एक बार में लिख दिया याद नहीं होगा, उसको समझकर 2-3 बार रिपीट करोगे तब वो तुम्हें याद होगा अच्छे से। अब हमने बच्चों ये समझ लिया। अब देखो हमने ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करना है। अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, वो यहां सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला बच्चों, आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, आप उस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या देखोगे? सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देखोगे? सेल स्ट्रक्चर। अब मान लो आपने ऑर्गेनिज्म के सेल को देखा और आपको उसमें न्यूक्लियस नहीं मिला, आप कहोगे भाई ये तो प्रोकैरियोटिक है। अगर न्यूक्लियस नहीं मिला, भाई ये तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। और अगर न्यूक्लियस मिल गया, आप कहोगे ये है यूकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। हाँ, यानी सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। चलिए आपने ये देख लिया, ये प्रोकैरियोटिक है। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमें देखना है कि वो यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर। देखो दूसरा क्राइटेरिया, यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर। बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा, अब हमेशा ये बात याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। और बच्चों जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनका एक ही किंगडम है दुनिया में, उसका नाम है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब बेटा सवाल आता है, क्या सवाल आता है? देखो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हम हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद वहीं के वहीं ये जानेंगे यहाँ क्वेश्चन कैसा बनता है। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, लिख कर देगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा। बच्चों यूकैरियोटिक दोनों तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक दोनों तरह के होते हैं। प्रोकैरियोटिक केवल यूनिसेलुलर होता है, बट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यानी अगर उसके पास न्यूक्लियस होगा तो वो एक सेल से भी बना हो सकता है और बहुत सारे सेल से भी बना हो सकता है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा, एक सेल से, तो बच्चों उसको हम रखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम मोनेरा हम पढ़ेंगे, ये पहला किंगडम है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो तो उसका किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चों अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा, अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा तो आप, अच्छा ये जो मैं बना रहा हूं ना आपके सामने, इसको बढ़िया से समझकर याद कर कर फिर कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि तुम्हें याद रहे। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा तो आप क्या देखोगे? उसके पास सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट कि सेल वॉल एब्सेंट, ये देखोगे बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट के सेल वॉल एब्सेंट। अगर बेटा सेल वॉल नहीं है, देखो बात समझो, ऑर्गेनिज्म, अब ऐसे चलो, सेल वॉल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल यूकैरियोट की कैटेगरी में आता है, यानी ऑर्गेनिज्म के सेल में न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, बट सेल वॉल नहीं होगा, तो बेटा इसको हम रखते हैं किंगडम एनिमेलिया में। ये हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया, ये किंगडम एनिमेलिया। अब बेटा आपको क्वेश्चन कैसे बना के देगा? ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, सेल वॉल एब्सेंट हो, उसका किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद बच्चों सेल वॉल अगर प्रेजेंट होगा तो देखो आप क्या देखोगे, ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट होने के बाद आप उस ऑर्गेनिज्म में देखोगे कि वो ऑटोट्रॉफ होगा कि हेटेरोट्रॉफ होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ होगा कि हेटेरोट्रॉफ होगा, ये आप देखोगे। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर सेल वॉल हो उसके पास, ऑटोट्रॉफ हो, तो उसको कहेंगे ये होगा किंगडम प्लांटी, ये होगा किंगडम प्लांटी में।
किंगडम प्लांटी में आएगा। और अगर हेट्रोट्रॉफ होगा तो ये किंगडम फंजाई में आएगा। बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यही है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा जो हम पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। अब जरा ध्यान से इसको देखो, हर एक किंगडम के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस दिखेगा। देखो क्या डिफरेंस दिखेगा, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो देखो डिफरेंस आ गया। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों यूनिसेलुलर, डिफरेंस क्या है, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। देखो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों में डिफरेंस क्या है, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। फिर इधर सेल वॉल हमको मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, वो बाद का पॉइंट है। एनिमेलिया में और फंजाई में क्या फर्क है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा, फंजाई में सेल वॉल होगा। प्लांट में और फंजाई में क्या फर्क है, प्लांट ऑटोट्रॉफ होंगे, फंजाई हेट्रोट्रॉफ होंगे। तो टोटल हमको 5 किंगडम पढ़ने। देखो जो इधर इस तरह से लिखे हुए डायरेक्ट ये लिखे हैं, इट इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। अब नोट्स कैसे बना रहे हो, पहले एरिस्टोटल वाले पॉइंट लिख लिए, ये वाले पॉइंट एज इट इज ऐसे लिख लोगे, एरिस्टोटल वाले पॉइंट, ये पूरा क्लासिफिकेशन लिख लिया। उसके बाद कैरोलस लीनियस वाले पॉइंट लिखोगे, ड्रॉबैक लिखोगे, हेडिंग डाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला पॉइंट लिखा, दूसरे नंबर पर क्राइटेरिया लिखा, तीसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन लिख लिया। अब हमको पहला किंगडम पढ़ना है बच्चों, ये वही है, देखो इसको बाद में तुम्हें दिखाएंगे, ये एनसीईआरटी का टेबल है जो हमने बनाया ना, ये उसी पर बेस्ड है, ये बाद में दिखाएंगे। अब हम पहला किंगडम पढ़ते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा। अब मैं कुछ जनरल बातें बताने वाला हूं, अपने दिमाग में बैठा लो और हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तब तक ये बात को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अगर हमने प्रोकैरियोट बोला, प्रोकैरियोट मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप समझ जाइएगा हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट बोलो, बैक्टीरिया बोलो, एक ही बात है। और बच्चों बैक्टीरिया देखो ये ना एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप का, जैसे हम कहते हैं इंडिया और इंडियन, इंडिया कंट्री का नाम है, इंडियन उसमें रहने वाले इंडिविजुअल का नाम है। तो किंगडम मोनेरा जो है ना वो किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नाम है। इस धरती का कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट हो वो किंगडम मोनेरा में आएगा, और प्रोकैरियोट को ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो पहला जो हमने किंगडम पढ़ना है, मैं आपको पॉइंट बताता रहूंगा, उसके बाद आप बढ़िया करके नोट्स उसके बनाते रहेंगे। सबसे पहला जो हमने किंगडम पढ़ना है, सबसे पहला किंगडम हमने पढ़ना है मोनेरा बच्चों, किंगडम मोनेरा। सबसे पहली बात आपने क्या जाननी, अच्छा विटेकर वाले पॉइंट लगाने हमने यहाँ पर, विटेकर वाले पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जानो, इस किंगडम के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को हम कहते हैं बैक्टीरिया, मेंबर को कहते हैं बैक्टीरिया या मोनेरियंस, मोनेरियंस भी नाम दे देते हैं, मोनेरियंस। बैक्टीरिया बोलो या मोनेरियंस बोलो एक ही बात है। उसके बाद बच्चों आपको ना कुछ जनरल पॉइंट याद रखने। देखो विटेकर ने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखोगे, सेल का स्ट्रक्चर, फिर क्या देखोगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यही बताया था। तो हमने क्या जानना है, इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। उसके बाद बच्चों हमने जानना है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, और रिप्रोडक्शन के बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होगा। ये बच्चों जो विटेकर ने बताया था ना, सबसे पहले हमने वही यहाँ पे लिखना है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब का सेल स्ट्रक्चर बच्चों प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे, ये भी एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बच्चों जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और याद रखते जाओगे, मैं आपको इस तैयारी का एक बहुत बढ़िया आपको फैक्ट बता देता हूं, आप बातों को जितना पढ़कर याद रखोगे आगे के टॉपिक सब उतने बढ़िया क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि जब आप नॉलेज इकट्ठा करते जाओगे फिर उसको अप्लाई करोगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी बढ़िया से। बच्चों जितने भी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरह का होता है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ, हम पढ़ेंगे, और ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ, ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ।
हेट्रोट्रॉफ। बच्चों रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, सेक्सुअल भी होता है और ज़्यादातर होता है असेक्सुअल। और बच्चों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये कि इस धरती के सबसे पुराने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। बच्चों बायोलॉजी पढ़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम उसमें इवोल्यूशन लगाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम पढ़ते हैं और उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने किंगडम मोनेरा में लगा लिए विटेकर वाले पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब आपको कुछ पॉइंट याद रखने बच्चों। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया जिनको हम कीटाणु भी नाम दे देते हैं, बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, हवा, बैक्टीरिया, कीटाणु, हवा, मिट्टी, पानी, बर्फ, आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, आपकी पॉकेट में, हर जगह बैक्टीरिया। इस धरती की कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर बैक्टीरिया नहीं है। बस हमको वो आंखों से नहीं दिखते हैं क्योंकि एक सेल से बने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। बैक्टीरिया हमको फायदा भी पहुंचाते हैं, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी में, हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी में डिजीज वाला, जिसमें बैक्टीरिया से हमको बीमारियां होती हैं और बैक्टीरिया से फायदे भी होते हैं। बैक्टीरिया से दही बनता है, पनीर बनता है, बैक्टीरिया से एसिड बनता है, बैक्टीरिया से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। ये सब बातें हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया हर जगह पर है, ये बात जान लो। आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया, अगर आप अपने एक हाथ में, मुट्ठी में मिट्टी लेते हो, मिट्टी, तो उसमें भी कितने ही ना जाने बैक्टीरिया होंगे। और बच्चों बैक्टीरिया इस धरती के सबसे ज्यादा मिलने वाले या सबसे ज्यादा नंबर में होने वाले ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया से ज्यादा कोई नहीं है। हर जगह पर बैक्टीरिया, दिन भर हवा से, पानी से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जाते हैं खाने से, बट हमारी बॉडी में ऐसा ही डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। तो मोनेरा या प्रोकैरियोट का मतलब दिमाग में बैठा लो बैक्टीरिया। पहले तो वो वाले पॉइंट लिखना, फिर देखो पहला पॉइंट किंगडम मोनेरा में पहले वो लिख लेना जो पॉइंट मैंने बताए थे, फिर लिखना किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस धरती में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप अपने हाथ में मिट्टी भर लोगे तो उसमें भी 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होंगे। बच्चों ये हर जगह पर रहते हैं। जैसे ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा हो। पानी खोलता रहता है, आदमी को डालोगे फ्राई हो जाएगा। ये वहां पर बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया आपको रेगिस्तान में मिलेंगे जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरली नहीं रह सकता। बैक्टीरिया बर्फ में मिलेंगे, बैक्टीरिया ओशियंस की, महासागर की गहराई में मिलेंगे। बैक्टीरिया बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक व्यू एनलार्ज करके दिखाया गया। हम अपने नेकेड आई से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ये पॉइंट एज इट इज याद कर लेंगे, बिल्कुल पॉइंट लिखकर अपनी कॉपी में। क्या बताया, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है, बैक्टीरिया सब जगह है। और बैक्टीरिया याद रखने के लिए एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप अगर अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं उसमें 100 से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। बच्चों बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, तो हम बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अगर बैक्टीरिया, अब ध्यान से सुनेंगे, अब हेडिंग डालना है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया देखने में गोल लग रहा है, फुटबॉल जैसा लग रहा है, स्फेरिकल लग रहा है, तो हम उसको कहते हैं कोकस। अगर किसी भी बैक्टीरिया के नाम में कोकस आ जाए, आप समझेंगे वो स्फेरिकल है, गोल बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया देखने में रॉड लाइक लग रहा है, पेन लाइक लग रहा है, उसको कहेंगे बैसिलस। पहला कोकस, दूसरा बैसिलस। कोकस, बैसिलस। कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड लाइक। अगर बैक्टीरिया देखने में कोमा की तरह लग रहा है, उसको विब्रियो बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल होगा, उसको स्पाइरलम बोलेंगे। तो आप बच्चों हेडिंग डालेंगे, बैक्टीरिया के शेप कितने होंगे, 4। कोकस, देखो गोल बैक्टीरिया कोकस, बैसिलस रॉड लाइक, विब्रियम कोमा लाइक और स्पाइरलम स्पाइरल। उसके बाद बच्चों अलग अलग शेप के बेसिस पर देखो यहां बैक्टीरिया दिखाए गए। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शेप पता होने बहुत जरूरी है बच्चों। अगर कोकस के आगे लगा हुआ है स्ट्रेप्टो, आप पढ़ोगे स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसका मतलब यहां बैक्टीरिया जुड़े होंगे। एक स्फेरिकल बैक्टीरिया, दूसरा स्फेरिकल बैक्टीरिया, यहां बहुत सारे बैक्टीरिया चेन बना लेंगे तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया, कोकस वाले बैक्टीरिया फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना ले मिलके, इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। मतलब मेन तो शेप यही है, फिर इनके बेसिस पर आगे हम फर्दर शेप बनाते हैं। तो किंगडम मोनेरा में पहले हमने विटेकर वाले पॉइंट जाने, फिर कुछ जनरल पॉइंट लिखे, फिर हमने बच्चों इनका शेप जाना। इसके बाद बच्चों जो आपने इधर याद रखना है, वो याद रखना है बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट। क्या पॉइंट है बच्चों, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं
क्या है मजेदार बात, बैक्टीरिया देखने में बहुत शरीफ होते हैं, बैक्टीरिया देखने में बहुत शरीफ होते हैं। क्या मतलब है, आप बैक्टीरिया को देखोगे ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे कुछ आदमी होते हैं कुछ बच्चे होते हैं, देखने में तो बड़ा सीधा लगेगा, लेकिन जब कुछ हरकत करेगा तो बड़ी खतरनाक वाली हरकत करता है। इसी तरह बैक्टीरिया होते हैं, देखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या मतलब इस लाइन का, जब तुम उनको पढ़ने बैठोगे तो उनमें तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, बट जब वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी ऐसी भी करते हैं कि बैक्टीरिया से इंसानों की डेथ हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल डिजीज होती है जिससे इंसान मर जाते हैं। देखने में इतना सिंपल लग रहा है और इंसान को मार दे रहा है, ये बैक्टीरिया है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, इस पर क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है मैं बताता हूं, पहले लाइन याद करेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन बैक्टीरिया का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। आप इस लाइन को ऐसे लिख लेंगे, बैक्टीरिया सिंपल होते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में, और बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स होते हैं किसमें, बिहेवियर में। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मुश्किल, बहुत ऐसा बिहेवियर होगा कि जो बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनके अंदर ऐसी ऐसी, देखो हम दूध से दही बनाते हैं, बैक्टीरिया मदद करता है। बताओ हम दूध से दही बना सकते हैं, हम मतलब दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया मदद करता है, बैक्टीरिया उसके अंदर ऐसे केमिकल डालता है कि वो दूध से दही बना देता है। इसी तरह दूध से पनीर बनाने में बैक्टीरिया मदद करते हैं। मतलब जब हम उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखते हैं तो उनके रिजल्ट ऐसे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, वही इस बात का मतलब है। इसके बाद बच्चों कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ, मतलब बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, वरना ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ। ये तीनों पॉइंट बेटा बढ़िया करके आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, कुछ ऑटोट्रॉफ, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ, और कुछ ऐसे भी होते हैं बल्कि ज्यादातर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं। इधर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया, हम पढ़ेंगे ये बाद में पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट को समझाने के लिए स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बट बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद बच्चों आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, बैक्टीरिया के ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, पहले समझो, एक पुराने बैक्टीरिया और एक नए बैक्टीरिया। जो धरती पर सबसे पहले पुराने बैक्टीरिया आए, मतलब जो बैक्टीरिया ऐसी हैबिटाट में रहते हैं जो नॉर्मल नहीं होती। आप सोचो, अगर आप इमेजिन करो, हम कोई ऑर्गेनिज्म, हम कह रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म बॉयल होते हुए पानी में रह रहा है, बॉयल होते हुए पानी में, और पानी भी ऐसा बॉयल हो रहा है 100 डिग्री पर। आप 100 डिग्री पर पानी में उंगली डालोगे तो पूरी उंगली आपकी जल जाएगी। वहां बैक्टीरिया आराम से रहते हैं, बर्फ में बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां नमक ही नमक होता है। जो बैक्टीरिया बहुत मुश्किल से मुश्किल मतलब ऐसी जगह जहां हम जनरली सरवाइव नहीं कर सकते या कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। और जो बेटा नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे आसपास होते हैं उनको यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। बच्चों आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, देखो पहले समझो, जो इधर नाम लिखे हुए वो मैं समझा देता हूं। पहला लिखा हुआ है आर्की बैक्टीरिया हेलो फाइल्स, हेलो मतलब होता है सॉल्ट और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब ये बैक्टीरिया पसंद करते हैं ऐसी जगह रहना जहां सॉल्ट होता है। दूसरा बच्चों थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मतलब लविंग, ये बैक्टीरिया ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और एसिडिक मीडियम होता है। और बच्चों एक बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन्स, ये बैक्टीरिया मीथेन बनाते हैं और एनिमल्स के जो गाय भैंस होती है उनके पेट में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि बैक्टीरिया के दो ग्रुप हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के, नमक वाले हेलोफाइल, नमक वाले हेलोफाइल, टेम्परेचर एसिड वाले थर्मो एसिडोफाइल, और मीथेन गैस बनाने वाले मिथेनोजन्स। बच्चों यू बैक्टीरिया ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं बट हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। खाना खुद बना रहा है ऑटोट्रॉफ,
और दूसरे पर डिपेंड कर रहा है हेट्रोट्रॉफ। बच्चों ऑटोट्रॉफ में हमने देखना है खाना लाइट एनर्जी से बना रहा है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और केमिकल एनर्जी से बना रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। दूसरे पर डिपेंड कर रहा है दो तरह से, या तो उसको नुकसान पहुंचाकर या फिर डिकम्पोज कर कर। सेप्रोफाइट, पैरासाइट उसको कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रह रहा है और हमारी बॉडी से खाना ले रहा है तो पैरासाइट हो गया, और अगर बैक्टीरिया किसी डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वो सेप्रोफाइट हो गया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, या तो आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के होते हैं, हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, मिथेनोजन। यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ जिनको हम फोटो सिंथेटिक बोल देते हैं, या कीमो ऑटोट्रॉफ। और बच्चों हेट्रोट्रॉफ में या तो पैरासाइट या सेप्रोफाइट। उसके बाद बच्चों इधर आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हुए, देखो क्या लिखा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये रहते हैं बहुत ही ज्यादा हार्श हैबिटाट में। हार्श हैबिटाट मतलब जिधर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, ये हार्श हैबिटाट में रहते हैं। जैसे एक्सट्रीम बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया हेलोफाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जिधर टेम्परेचर 100 डिग्री होता है वो बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफाइल कहलाते हैं। और मार्शी एरिया, मार्शी मतलब दलदल वाले एरिया में, वो मिथेनोजन कहलाते हैं। अब आप देखो क्या लिखोगे, आप इधर ऐसे लिख लोगे, आपने लिखा था हेलोफाइल सॉल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजन मार्शी एरिया। अब ये वाले लाइन को आप इधर ही लिख लोगे क्योंकि नोट्स भी हमने इस तरह से बनाने कि वो कम से कम रिड्यूस्ड फॉर्म में रहे और हमें याद रहे। बच्चों उसके बाद लिखा हुआ है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैबिटाट जिधर और कोई नहीं रह सकता वहां कैसे रह लेते हैं। बच्चों इनका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल बाहर का कवरिंग, वो बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो इन कंडीशंस में आराम से रह लेते हैं। बच्चों मिथेनोजन्स जो होते हैं, मिथेनोजन्स ये गट में मिलते हैं। गट मतलब समझो एलिमेंट्री कैनाल, पेट में मिलते हैं। किसके पेट में? रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल कहते हैं जुगाली करने वाले एनिमल को। जैसे इधर आपको दिखाया गया, देखो ये है हेलोफाइल, ये बैक्टीरिया है माइक्रोस्कोपिक, ये थर्मो एसिडोफाइल, ये मिथेनोजन। ये बेटा इधर कैटल दिखाया गया, काउ, बफेलो, कैटल। उसके पेट में एक पार्ट होता है रूमेन, उस रूमेन में मिलते हैं ये बैक्टीरिया, इसलिए इनको बोला जाता है कि रूमिनेंट एनिमल के गट में मिलते हैं। और बच्चों जब ये बैक्टीरिया इन एनिमल के गट में रहते हैं तो इनके गट से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो इनका डंग होता है, गोबर होता है, उसके साथ निकलते हैं। और उस गोबर से बच्चों गोबर गैस बनाई जाती है जिसको हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा होती है जिसको हम CH4 लिखते हैं बच्चों, डंग ऑफ दीज एनिमल। तो आप ये पॉइंट बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये तो आप इसी में ऐड ऑन कर लेंगे। दूसरे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में सवाल आता है कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे अलग होते हैं, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। उसके बाद बच्चों जो ये मिथेनोजन होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? रूमिनेंट एनिमल के गट में मिलते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ और पॉइंट हमें याद करने, पहले हम क्या करते हैं जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। बताओ हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया, प्लांट के 3 ग्रुप बनाए, एनिमल के 2 ग्रुप बना लिए। फिर आए कैरोलस लिनियस, 2 ग्रुप बनाए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें 3 दिक्कत थी, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक ही जगह पर आ गए, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एक ही जगह पर आ गए, और इसके साथ साथ ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ एक ही ग्रुप में आ गए, वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। फिर बच्चों हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH विटेकर ने दिया, 1969 में दिया। RH विटेकर ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया उसके लिए 5 क्राइटेरिया बनाए, सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं रिप्रोडक्शन, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या क्राइटेरिया बनाए? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
फोर्थ रिप्रोडक्शन, फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों उसके बाद हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोट होगा कि यूकैरियोट होगा। प्रोकैरियोट होगा तो यूनिसेलुलर, किंगडम मोनेरा में आ गया। यूकैरियोट होगा तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया। मल्टीसेलुलर में सेल वॉल होगा, सेल वॉल नहीं होगा, नहीं होगा तो किंगडम एनिमेलिया। सेल वॉल रहेगा तो ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ तो प्लांट में, हेट्रोट्रॉफ तो फंजाई में। 5 किंगडम हो गए। बच्चों हमने पहला किंगडम पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किंगडम मोनेरा। पहले हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के मेंबर को कहते हैं मोनेरियन या बैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा बच्चों जनरल क्राइटेरिया वाले स्ट्रक्चर, सब प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है रिप्रोडक्शन, और ये दुनिया के सबसे पहले और सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद बच्चों हमने कुछ जनरल पॉइंट पढ़े। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं, हर जगह मिलते हैं, और बैक्टीरिया ऐसी हैबिटाट में भी रहते हैं जहाँ और कोई नहीं रह सकता, जैसे रेगिस्तान में मिलेंगे, ओशियंस की गहराई में मिलेंगे, खोलते हुए बॉयल होते हुए पानी में मिलेंगे। बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, स्फेरिकल होगा तो कोकस, रॉड लाइक होगा बैसिलस, कोमा जैसा होगा विब्रियो, स्पाइरल होगा स्पाइरुलम। फिर फर्दर बहुत सारे शेप हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने याद किया, देखने में बहुत सिंपल होते हैं, बिहेवियर में बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ होते हैं। बैक्टीरिया के 2 ग्रुप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। बच्चों यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा हेलोफाइल किधर मिलेगा, सॉल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में, और मिथेनोजन रूमिनेंट एनिमल के गट में मिलेगा, उनके डंग में आएगा, इससे मीथेन गैस, बायोगैस बनेगा। उसके बाद बच्चों हमने इधर बैक्टीरिया से रिलेटेड देखो कुछ और याद रखना है। अब हमने यू बैक्टीरिया पढ़ना है, यू बैक्टीरिया। अब आप हेडिंग डालेंगे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया तो खत्म हो गया। बच्चों जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब जो रियल में बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे आसपास बैक्टीरिया मिलते हैं, वो यू बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। ट्रू बैक्टीरिया बच्चों उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसके पास रिजिड सेल वॉल होता है और फ्लैजिला होता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो बैक्टीरिया नहीं होगा, बट ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला बच्चों ऐसे होता है जैसे हमारे पैर होते हैं। देखो इधर बैक्टीरिया दिखाया गया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला रहते हैं। बच्चों यू बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होंगे और हेट्रोट्रॉफ भी होंगे। देखो फोटोसिंथेटिक लाइट से बनाने वाले, कीमोसिंथेटिक केमिकल से बनाने वाले। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप यू बैक्टीरिया हेडिंग डालोगे, लिखोगे इनका दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया। सवाल आता है यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल और इसके साथ साथ फ्लैजिला। इसके बाद बच्चों आपने यू बैक्टीरिया में पॉइंट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। यू बैक्टीरिया के पास जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, उन यू बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और पिगमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हायर प्लांट में होता है। बच्चों एक पिगमेंट बड़ा फेमस होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए दुनिया के हर एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में होता है। जो भी फोटोसिंथेटिक होता है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, और ये बच्चों अर्थ के सबसे पहले और सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। बच्चों साइनोबैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए होता है और वैसा ही क्लोरोफिल ए होता है जैसा ग्रीन प्लांट के पास होता है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ फीचर तुम्हें याद करने हैं। पहला फीचर यूनिसेलुलर है, भाई बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर तो होगा ही होगा। ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल मतलब ये ग्रुप बना के रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, ये एक साथ रहते हैं, ग्रुपिंग करके रहते हैं। इसके बाद बच्चों आपने याद रखना है ये फिलामेंटस होते हैं, देखने में धागे जैसे लगते हैं, और ये वाटर में भी रहते हैं, मेरीन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। मतलब आर्की बैक्टीरिया की तरह ये नहीं है, ये नॉर्मल हैबिटाट में आपको मिलेंगे। नॉर्मल हैबिटाट मतलब ये पानी में मिलेंगे, ज़मीन पर मिलेंगे, कॉलोनी में मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, देखने में फिलामेंटस होंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पानी में होते हैं तो इनकी जो कॉलोनीज होती है, इनका जो ग्रुप होता है, उसके ऊपर एक शीट रहता है जिसको कहते हैं जेलेटिनस शीट।
जेलेटिनस शीथ बच्चों, इधर कुछ साइनोबैक्टीरिया दिखाया गया। अच्छा एक बात और समझो, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो आप लिखोगे ना अपनी कॉपी में, वो केवल आर्कीबैक्टीरिया तक लिखेंगे। साइनोबैक्टीरिया को एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर समझकर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप एरिस्टोटल से लेकर बैक्टीरिया तक, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया तक जितना बताया उसको बढ़िया से लिखकर याद करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बच्चों लगे रहना है, आपने एक एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट समझना है। बिल्कुल कोई भी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। बस करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है और फिर उसको लिखना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों।